हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल्ड नॉलेज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। अकीरा 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकती है और बासु 25 दिनों में वही काम पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बासु ने 5 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को पूरा करने में अकीरा को कितने दिन लगेंगे। तो यानी कि हमें दिया गया है जो अकीरा है उसको किसी काम को करने में 20 दिन लगते हैं और जो बासु है उसको 25 दिन लगते हैं। तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हो गया हमारा कितना 100। और जो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी यानी कि पर डे वर्क वो कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 25 चौक 100 यानी कि 4। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेता है और जो बी है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेता है। अब ये दोनों एक साथ काम तो शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद जो है बासु काम छोड़कर चले जाता है। तो यानी कि इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि 5 और 4 कितना हो गया 9 यूनिट एक दिन का काम। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 यूनिट। टोटल काम कितना था 100 यूनिट। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कितना किया 45 यूनिट। और इसके बाद बासु जो है काम छोड़कर चला गया, तो बचा कितना 55 यूनिट। अब ये किसको करना है, अकीरा को करना है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट। यानी कि ये एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, तो 55 यूनिट कितने दिन में करेगी, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा अकीरा के लिए डेज। कितने हो जाएंगे ये 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो अकीरा 11 दिन में करेगी। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले 4 नंबर का औसत 5वें नंबर का 3 गुना है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वां अंक क्या होगा। हमें दिया गया है पहले 4 नंबर का जो औसत है वो 5वें नंबर का 3 गुना है, तो जो पहले 4 नंबर हैं उनका सम क्या हो जाएगा 4 × 3, और रेशियो में 5वां जो नंबर है वो क्या है 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12:1। और हमें दिया गया है पांचों संख्याओं का जो औसत है यानी कि एवरेज जो है वो है 85.8। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम कितना हो जाएगा 12 और 1 13, और नंबर कितने हो जाएंगे 5। तो ये क्या निकल के आ गया एवरेज। और इसी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 85.8। तो यानी कि यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये इससे कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा 13 × 39, 1 कम 40, यानी कि 3 बचेगा, फिर से 13 × 39 हो जाएगा। यानी कि जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 33, और जो ये 1 क्या है यह है हमारी 5वीं संख्या, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछा गया है x² + y² कितना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे x² कर देंगे, y² कर देंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ 4 चौक 16 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है यहाँ आएगा, साइन स्क्वायर है यहाँ आएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है फिर से 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 × a × b, 2 × 4 cos a × 5 sin a। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी कि 40 sin a × cos a, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 40 sin a cos a, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी कि ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी tan 30 जो हमारा होता है वो होता है 1/√3, tan 60 जो होता है वो होता है हमारा √3, और जो cos 30 होता है वो क्या होता है, वो होगी sin 60 की वैल्यू,
यानी कि √3/2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 + 3 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 4 × 2 अपॉन में √3 × √3 यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है वो हमें बताना है कितना होगा। तो जो अर्धगोला है यानी कि हेमिस्फेयर, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 πr³, और इसका जो सरफेस एरिया होता है यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr², और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है यानी कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। आपको ये सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमसे पूछा गया है अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है यानी कि कर्व सरफेस एरिया वो कितना है, वो होगा 2πr²। इसमें वैल्यू उठा के रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी वो 8 होगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्स वाई जेड 3 पूर्णांक हैं और हमें एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, वाई जेड की वैल्यू दी गई है और जेड एक्स की वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछा गया है x² अपॉन वाई जेड कितना होगा। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों ही इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा x + y + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 + 13 + 17 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये वेरिएबल्स जो हैं वो 2 बार आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 और 13 कितना हो गया, ये हो जाएगा 30 + 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। कैसे, हम x + y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमें z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 19 - 8 यानी कि 11। इसी तरीके से हम y z की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 19 में से 13 गया तो कितना बचा 6। इसी तरीके से हम z + x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो कितना हो जाएगा 19 - 17 यानी कि 2। तो हमें बताना है x² अपॉन yz कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा 6 × 36 और y × z कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 8 16 यानी कि 18/11 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि एक चतुर्भुज है जो वृत्त का चक्कर लगा रहा है कुछ इस तरीके से। और हमें दिया गया है यह है ABCD। AB की वैल्यू हो जाएगी 8, BC की हो जाएगी 7, CD की हो जाएगी 6, और हमें बताना है ये AD कितना हो जाएगा। तो जो इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जब कभी भी सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल को टच करता है तो जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी जो लेंथ का सम होता है वो अदर अपोजिट साइड्स की जो लेंथ का सम होगा उसके इक्वल होगा, यानी कि AB + CD इज इक्वल टू हो जाएगा BC + AD। तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8 + 6 इज इक्वल टू 7 + x। एक यहाँ दे देंगे, ये बन जाएगा 7 + 7, इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो हमारा जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC है और एक वृत्त B के माध्यम से D पर AC को स्पर्श करता है और P पर AB को काटता है, यानी कि एक ट्रायंगल ABC है
जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। फिर हमसे कहा गया है कि बिंदु बी से एक सर्कल खींचा जाता है और ये डी पर जाकर मिलता है ए सी पर, ये हो गया डी। और उसके बाद पी पर ए बी को काटता है, यानी कि ये कोई बिंदु पी हो गया, इस पर काट रहा है ये यहाँ से इस तरीके से। और हमें दिया गया है कि जो ए पी है वो 2.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि ए बी कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है कितनी होगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि ये और ये है क्या। ये क्या है, टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा होती क्या है, जो सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर टच करे। और ये क्या है, ये एक छेदक रेखा है, यानी कि सिकेंट है। और सिकेंट क्या होती है, जो सर्कल पर किन्हीं दो बिंदुओं पर टच करे, यानी किन्हीं दो बिंदुओं को काट दे। एक ये पी पर काट रही है और एक ये बी पर काट रही है, तो ये क्या हो गई, एक छेदक रेखा हो गई, यानी कि सिकेंट। तो जब एक टेंजेंट को और एक सिकेंट को ड्रॉ किया जाता है किसी एक बाहरी पॉइंट से सर्कल पर, तो उस केस में कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जो इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा, जो स्पर्श रेखा है यानी कि एडी, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और वो बराबर होगा किसके, जो ये सिकेंट है इस पूरे सिकेंट की लंबाई यानी कि ए बी, और जो ये बाहरी जो सिकेंट है यानी कि ये पी ए जो है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनकी जो लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि ए डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो बराबर होगा ए बी इंटू ए पी के। और हमें दिया गया है ए बी बराबर क्या है, ए सी है। और जो ये डी है ये मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, यानी कि ये इक्वल होंगे। तो कितना हो जाएगा, ए डी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बाई 2 और ए बी बाई 2। तो यहाँ से हम ए डी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी इंटू ए पी। तो इस ए बी से तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 4 ए पी। यानी कि हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए बी बराबर होता है 4 इंटू ए पी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 इंटू ए पी हमें दे रखा है 2.5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक ट्रेन 12 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 36 सेकंड में 170 मीटर लंबाई का पुल को पार करती है, तो हमें बतानी है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। यहाँ पर जो है रिलेटिव स्पीड्स का कॉन्सेप्ट चलता है। पोल की और पुल की अपनी कोई स्पीड तो होती नहीं है, तो जो स्पीड होगी वो किसकी होगी, ट्रेन की होगी। यानी कि दोनों ही कंडीशन में ट्रेन की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कि जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ हो जाएगी हम उसको एल ही मान लेते हैं, और जो पोल है उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। अब चाहे पोल हो यानी कि कोई खंबा हो या कोई पेड़ हो, उसकी लेंथ हम हमेशा 0 ही मानेंगे। और इनकी अपनी कोई स्पीड तो होती नहीं है, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी हम उसको एस बोल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रिज की, यानी कि पोल की। उसकी जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, हमें दे रखी है 170 मीटर, और जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ब्रिज क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, वो कोई चलती थोड़ी है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ट्रेन जो है पोल की तरफ चल रही है और ब्रिज की तरफ चल रही है, तो दोनों ही कंडीशन में जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एल, और पोल की कितनी है, 0, और टाइम कितना हो जाएगा इनका, 12 सेकंड। और इसी तरीके से जो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एल, और ब्रिज की लेंथ हो जाएगी 170, और इनका जो टाइम लगेगा वो लगेगा 36 सेकंड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 3 36 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3L, और L इधर आ जाएगा तो 2L। यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 का हाफ हो जाएगी। तो 170 का हाफ कितना होता है, 160 का आधा होता है 80, और बचा 10, 10 का आधा हो गया 5, यानी कि 85 मीटर हो गया।
यानी कि इससे हमें क्या, ट्रेन की लेंथ मिल गई। कितनी हो गई, 85 मीटर। तो हम यहाँ से ट्रेन की स्पीड आराम से निकाल लेंगे। जो ट्रेन की लेंथ है उसकी वैल्यू हम या तो यहाँ रख देते हैं या यहाँ रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये हम यहाँ पर रख रहे हैं तो हो जाएगी 85 डिवाइडेड बाय 12 मीटर पर सेकंड। हमें आंसर दिया गया है किलोमीटर पर हावर में, और 1 किलोमीटर पर हावर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर 18/5 से, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर हावर। तो हम यहाँ पर इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, ये 8 तियाँ 24 यानी कि 240 प्लस 5 तियाँ 15, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 5 दूनी 10 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर हावर में। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 552, और ये आ जाएगा पॉइंट में, किलोमीटर पर हावर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25.50 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। दिए गए आंकड़ों में एपी और बीपी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि ये एपी और जो बीपी हैं स्पर्श रेखा हैं, यानी कि टेंजेंट्स हैं। यदि कोण एपीबी, बीच में क्या है, पी, यानी कि कोण बी जो है 62 डिग्री है, तो कोण एक्यूबी का माप क्या होगा, यानी कि हमें क्यू की वैल्यू बतानी है, कितनी हो जाएगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो कॉन्सेप्ट्स पर बनते हैं। पहला, जब दो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हों, और दूसरा जब दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स हों। तो जो ये क्वेश्चन है ये है 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में कोण पी डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा निकल के 90 डिग्री माइनस 62 का हाफ कितना होता है, ये होता है 31 डिग्री। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 59 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।